बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहां पर कही गई, एक है तो सेफ है, यह नारा किस तरह से राष्ट्रीय नारे में तब्दील हो गया है और कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री की ओर से हमला किया गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारत विकास भी विरासत भी, इसका संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र की जनता ने अपना जनादेश देकर इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहयोगियों की नाव डुबो देती है, तुष्टीकरण का बीज बोया है, कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात किया है संविधान निर्माताओं के साथ। कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी बन चुकी है, खुद तो डूबती ही है, दूसरी पार्टियों को भी लेकर डूब जाती है। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर, आपको बताते चले बहुत कम वक्त में ऐसा देखा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत को लेकर अपना कोई भाषण दे रहे हो और उसमें वक्फ बोर्ड का जिक्र कर रहे हो, यानी कि आगे आने वाले वक्त में जो संसद के सत्र की शुरुआत होनी है उसमें बड़े और कड़े कदम वक्फ बोर्ड के मद्देनजर आप कह सकते हैं कि सरकार उठाएगी, क्योंकि आज इसके सीधे संकेत नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए हैं, ये कहते हुए कि जब कांग्रेस पार्टी जा रही थी तो दिल्ली और उसके आसपास के कई ऐसे हिस्से रहे, बड़े पैमाने पर ऐसा लैंड रहा जो वक्फ बोर्ड को दे दिया गया और उसकी प्रॉपर्टी बना दी गई। तुष्टीकरण की नीति का आरोप जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी पर लगाते हुए एक एक करके चुन चुन कर यहां पर हमला बोला और महाराष्ट्र की जनता ने यह जो प्रचंड जनादेश दिया है, उन्होंने कहा कि 3 बार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। उन्होंने गोवा का जिक्र किया, उन्होंने बिहार का जिक्र किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का जिक्र किया और यहां पर भी 2014 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद 2019 में हम सब ने देखा था किस तरह से दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपनी राह अलग कर ली थी। और अब 2024 में प्रचंड जनादेश और भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप, 80% से ज्यादा का यह स्ट्राइक रेट यकीनन बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का उत्साह बढ़ाने वाला है। और प्रधानमंत्री ने यहां पर चुन चुन कर विरोधी पार्टियों पर, महाविकास अघाड़ी पर जबरदस्त तरीके से हमला किया और इंडिया अलायंस करके उनके ऊपर कटाक्ष किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन जब प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे थे। यकीनन बीजेपी के लिए बड़ा दिन, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र से बहुत बड़ा सबक सामने आया था, वहां पर बीजेपी अगर 80% स्ट्राइक रेट के साथ 149 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी 132 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी बात है। इस बात को आप समझ सकते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से, उन्होंने जिस तरह से संबोधन की शुरुआत की, इंडिया अलायंस पर निशाना साधा और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक बार आती है तो जनता बार बार उस पर विश्वास करती है। विकास की भी बात नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए और ये तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो जोरदार तरीके से उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। मैंने पहले ही कहा था मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, हमने चक्रव्यूह को भेदा है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो मोदी है तो बीजेपी सेफ है, कम से कम जिस तरह का जनादेश महाराष्ट्र से निकलकर सामने आए हैं महायुति के लिए, वो यही बातें बयां करते हुए झारखंड से झटका जरूर लगा है, लेकिन यहां पर शानदार जानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी और महायुति का। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल कायम है। फिलहाल आपको बताते चले, जनहित में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बड़े हमलों से कर लेते हैं जो उन्होंने चुन चुनकर इंडिया अलायंस पर किया है। महाराष्ट्र में एनडीए की महाविजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में संबोधन के लिए पहुंचे। उपचुनावों के नतीजों को भी इंडिया अलायंस के लिए करारा जवाब उनकी ओर से बताया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नतीजों से साफ है, कुर्सी फर्स्ट कहने वालों, झूठी गारंटी देने वालों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। संविधान और आरक्षण पर झूठ बोलने वालों को, 370 की वापसी के सपने देखने वालों को जनता ने नकार दिया है। देश में अस्थिरता पैदा करने वालों और बीजेपी को धोखा देने वालों को भी जनता ने इस चुनावी मैदान में बुरी तरह से पटखनी दी है। मोदी आगे बोलते हैं कि महाराष्ट्र के नतीजों ने इंडिया अलायंस को पूरी तरह से कर दिया है बेनकाब। सुनिए प्रधानमंत्री को। साथियों,
हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो एक है तो एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। लोगों ने धोखा करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया है और उस पाप की सजा मौका मिलते ही दे दी है। देश के हर राज्य का वोटर दूसरे राज्यों की सरकारों का आकलन भी करता है। वो देखता है कि जो एक राज्य में बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस दूसरे राज्य में कैसी है। महाराष्ट्र की जनता ने भी देखा कि कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस सरकारें कैसे जनता से विश्वासघात कर रही है। ये आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगा। जो वादे महाराष्ट्र में किए गए, उनका हाल दूसरे राज्यों में क्या है। इसलिए कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना कार्यकर्ताओं का जनता का धन्यवाद अर्पित करते हुए। तो वहीं इंडिया अलायंस पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय से नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अपने आप में ये जो प्रचंड जनादेश है, उसने सारे रिकॉर्ड बीजेपी के लिए तोड़ दिए हैं। इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता इस तरह से उत्साहित आपको दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर जनहित में हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। शायना एनसी जी, आप नेता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। एसके सुपारीवाला जी, आप प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रदीप गुप्ता जी, आप चेयरमैन हैं एक्सिस माय इंडिया के। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी के, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे लगता है आज प्रदीप गुप्ता जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज का दिन आपके लिए काफी ज्यादा अहम है और सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेकर, वो भी एक ऐसे वक्त में जब तमाम एग्जिट पोल करने वाले लोग आम लोगों के निशाने पर थे, आपने न सिर्फ रिस्क लिया बल्कि झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर आपने जो आंकड़े सामने रखे देश के, वो तकरीबन सच साबित हुआ। खासतौर झारखंड में तो बिल्कुल ज्यादा। इसके पीछे की वजह क्या रही? आज ये जो प्रचंड जनादेश बीजेपी महायुति को मिला है, तीन बड़ी बातें हमारे दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे, क्या वजह रही इसके पीछे? थैंक यू चित्रा जी यहाँ बुलाने के लिए।
और थैंक यू एक्सिस माई इंडिया टीम, जिनका हार्डवर्क की वजह से हम ये आंकड़े दे पाए। एक बार फिर ये हमारा 79th इलेक्शन था, जो इसको मिला के अब 73 टाइम पे हम एक्यूरेट और स्पॉट ऑन साबित हुए हैं। बिल्कुल। अब बातें महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन के राजनीतिक संबंध में, तो तीन बड़ी बातें आपने पूछी हैं। एक बात दोनों जगह कॉमन थी कि प्रो इनकम्बेंसी इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट थी प्रेजेंट गवर्नमेंट, वहां पे हेमंत सोरेन की, यहाँ पे एकनाथ शिंदे की। दूसरी बड़ी बात थी दोनों जगह वहां मैया सम्मान योजना, यहाँ लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत 50% महिलाएं यानी प्रदेश की, यानी करीब करीब हर घर में कुछ ना कुछ लोगों को मिला वो। अब महाराष्ट्र की जहां तक बात करें कि इतनी बड़ी जीत कैसे हुई है, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जब हम कंपेयर करते हैं पिछले 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव अभी 24 के हुए, उसके पहले बीजेपी या शिवसेना यूनाइटेड को करीब करीब इतना ही % वोट लोकसभा में, और सीट शेयर सेगमेंट की बात करें असेंबली, तो इतना ही मिलता रहा है। पिछले लोकसभा में और अभी में जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा है, हमारे सर्वे में भी 11% वोट शेयर का अंतर दिया था, वही आया है। तो दलित, आदिवासी, मराठा, दलित करीब 11%, 15% पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, पॉइंट्स, वो करीब आदिवासी 15% और करीब 3% मराठा अघाड़ी से निकल के वापस यूती में शामिल हुआ। और ये जो अंतर था, उसने इतना बड़ा अंतर पैदा किया कि आप ये नंबर देख पा रहे हैं। और उसके उलट जब एक प्रो इनकम्बेंसी होती है, और इतनी स्ट्रांग प्रो इनकम्बेंसी होती है कि सबने निश्चित कर लिया कि अब किसी भी तरह से युति को जिताना है, तो फिर जो 25 सीटें आती थी छोटी और इंडिपेंडेंट निर्दलियों को, महाराष्ट्र में पिछले चुनाव की भी बात कर ले, हमेशा से आती रही है, बिल्कुल। तो इस बार वो केवल 4 आ रही है, 25 से उठ के 4। तो आप ये समझिए कि जो छोटे कुछ हारते भी होंगे बट उनका वोट साइजेबल होता था, वो सारा का सारा वोट भी वहां जाके जमा हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की करीब 16 सीटें आती थी, करीब 16 सीटें कांग्रेस की, जो कि उन्होंने 102 सीटें लड़ी है। शिवसेना उद्धव की जो उन्होंने 95 सीट्स लड़ी, और एनसीपी शरद पवार जो कि 85 सीटों पे लड़े और 10 सीटें आती दिख रही है। तो उसकी मुख्य वजह जो है वो मैंने जो आपको बताई कि सबने तय ज्यादा बुरा प्रदर्शन कांग्रेस और उसके गठबंधन के लिए हो नहीं सकता है, जैसा कि महाराष्ट्र से हमने देखा। लेकिन प्रदीप जी, एक और सवाल का जवाब, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी, जिसका जिक्र पीएम ने थोड़ी देर पहले कहा कि 6 ऐसे राज्य रहे जहां पर 3-3 बार उसकी ओर से लगातार हैट्रिक लगाई गई, महाराष्ट्र में भी वही स्थिति रही। बीजेपी के भीतर आखिर वो कौन सी चीज है? क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि किस तरह से 23 सीटें 19 में जीतने वाली लोकसभा में 9 सीटों पर आकर सिमट जाती है, और उसी के 3 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो खुद के अपने तमाम रिकॉर्ड वो तोड़ देती है, 132 पर आकर ठहर जाती है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर वो कौन सी चीज है? और यहां पर एक और कॉम्प्लीमेंट बीजेपी के लिए है, क्योंकि उसके साथ चाहे शिवसेना शिंदे हो, एनसीपी अजित पवार हो, सबने अच्छा प्रदर्शन किया। कोई भी बीजेपी के लिए या इस गठबंधन के लिए लाइबिलिटी साबित नहीं हुआ, मुश्किलें पैदा करने वाला। बिल्कुल चित्रा जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा मुझसे कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये छठा राज्य है, उसमें से जो 4 राज्य आप देखेंगे, खासकर गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 के 4 में आमना सामना कांग्रेस से होता है, प्योरली कांग्रेस से होता है, प्योर 100%। बिल्कुल। तो उसमें कांग्रेस का जो पिछली सरकारों का परफॉर्मेंस और जो वर्तमान उस समय की सरकारें जो कि 3 बार रिपीट हुई है, उसमें जनता इतना बड़ा अंतर पाती है कि इनको लगातार चुन चुन कर भेजती है। कोई भी सरकार जब रिपीट, कोई भी हो, यहाँ की सवाल नहीं है, सवाल टीएमसी की भी सरकार बंगाल के अंदर 3 बार रिपीट हुई है, तो जो, और नवीन पटनायक जी की भी रिपीट हुई है 5 बार। तो सवाल ये आता है कि केवल और केवल उसकी एक वजह होती है डिलीवरी, डिलीवरी और डिलीवरी, इसके सिवा कुछ नहीं होता। जब मैं डिलीवरी कहता हूं तो सारे के सारे पैरामीटर्स पे देखिए कमी तो बहुत होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, किसानों से संबंधित व्यवस्थाएं और पीडीएस यानी कि राशन प्रणाली, ये कोर होता है। जब इन सारे इंडिकेटर्स पे, अब आप खुद भी देख लीजिए, पिछले 10 साल या 15 साल की बात कर लें तो बिजली कितनी कम जाती है, सभी राज्यों की बात कर लें, उसमें ये भी शामिल है। तो ये जो बड़ी वजह एक कांग्रेस का सामने होना, और कांग्रेस की अपनी एक लेगेसी की प्रॉब्लम्स रही है इन राज्यों में,
परफॉर्मेंस को खासकर लेके, जिसकी वजह से बीजेपी का परफॉर्मेंस जब कंपेयर करते हैं तो बहुत अच्छा पाते हैं और उसकी वजह से सरकारें रिपीट। वैसे महाराष्ट्र में भी एक दौर होता था जब भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी तीन तीन बार हैट्रिक लगाती थी, लेकिन अब देखिए 15 सालों की सत्ता जहां लगातार जिस पार्टी ने पाई हो वो आकर 15 या 16 पर टिकती हुई मौजूदा परिस्थितियों में नजर आ रही है। तो कांग्रेस को कितना ज्यादा आत्ममंथन किए जाने की जरूरत है ये बताने की जरूरत नहीं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ साफ तुष्टिकरण के आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए गए हैं और ये कहा है कि कुर्सी फर्स्ट की जिसकी नीति है उसको जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 की 9 सीटों पे समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का तंत्र का दुरुपयोग किया है सबको पता है और हम पहले दिन से ही कह रहे हैं। कुंदरकी की सीट की बात करें तो आप क्या मान लेंगे कुंदरकी सीट में कि 1,40,000 से कोई जीत जाएगा? और दूसरों को जहां पे वोट समाजवादी वोट हमेशा से वहां रहा है 32 साल से, आज 1,40,000 से तो मुझे लगता है पूरा महाराष्ट्र को और झारखंड को मिला देंगे तो कोई कैंडिडेट नहीं जीता होगा। लेकिन यहाँ 1,40,000 से जीत गए तो इसका मतलब क्या था? ये वही जगह है ना जहां हम लोग कह रहे थे कि वोट नहीं डालने दे रहे हैं, ये बैरिकेड लगा रहे हैं, ये वही जगह है और हमने कहा था इसमें चुनाव दोबारा करवाइए। तो भारतीय जनता पार्टी का देखिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वहां पे इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने तंत्र का दुरुपयोग किया। ये तो साफ जाहिर है। कर्नाटक में क्यों नहीं अच्छा कर लिया? क्यों नहीं ये जादू चल गया? क्यों नहीं झारखंड में जादू चल गया? अरे तो क्यों नहीं इसको ऐसे पंजाब भी में समझ चल गया? सकते हैं ना क्यों नहीं अनुराग पश्चिम भदौरिया बंगाल में जी, चल कि गया? जहां पर सुनिए ना, जिसकी पश्चिम सरकार बंगाल- होती है वहां पर वो पार्टी बात हो ही सकता है नहीं वो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन अच्छा, तो करती है। आप तो झारखंड में अपनी क्यों ही नहीं बात को चला? काट रहे हैं, आप अपनी ही बातों को झारखंड में क्यों काट नहीं रहे हैं चला? कि जहां जहां सुनिए, दूसरी पार्टियों की सरकार है वहां पर वो पार्टियां अच्छा करती हैं उपचुनाव में। अब टीएमसी को ले लीजिए आप, पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार है, टीएमसी ने अच्छा किया उपचुनाव में। वैसे ही यूपी को क्यों नहीं माना जाए कि उनकी सरकार है, यूपी में अच्छा किया मेरी बीजेपी बात ने। सुन तो लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का इन्होंने तांडव किया था, तो चित्रा जी आप भी जानती हैं, पब्लिक डोमेन में कोई छुपा थोड़ी है। ये तो बीजेपी की आत्मा भी जानती होगी, बीजेपी के लोग भी जानते हैं और उत्तर प्रदेश भी जानता है, इसमें किसी से छुपा नहीं है। चले ठीक है, एक बार दूसरी फिर बात, से महाराष्ट्र पे मैं लौट रही हूँ, एक एक टिप्पणी नहीं, बाकी लोगों की कर लेती हूँ। नहीं, शाना महाराष्ट्र एनसी जी पे भी बोल दो। हमारे साथ हैं, एसके सुपारीवाला जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले शाना एनसी जी, आपसे ये सवाल करते हुए, शिवसेना शिंदे गुट 57 सीटों के साथ उनका भी प्रचंड परफॉर्मेंस, एनसीपी अजित पवार का भी, और भारतीय जनता पार्टी ने तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे दोनों के ही बीच के एक ब्रिज के तरीके से आपको देखा जा सकता है, दोनों पार्टियों से आपका किस तरीके का नाता है। तो ये जो प्रचंड जनादेश है इसको लेकर बीजेपी कैसे अब आगे बढ़ेगी? पीएम मोदी ने हालांकि संबोधन कर दिया है, लेकिन अनुराग भदौरिया या फिर सुपारीवाला जी की पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं है और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं ये नतीजा जनता का फैसला नहीं है। इस पर भी आपकी टिप्पणी। चित्रा जी, सबसे पहले तो ये ऐतिहासिक जीत है, ये हैट्रिक ही नहीं लेकिन ये नंबर्स प्रदीप जी आपको बताएंगे कि सोच के बाहर थे। बीजेपी को 130 पार, शिवसेना को 57, एनसीपी को 40 प्लस, ये सब नंबर्स और आंकड़े किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन इससे एक चीज़ स्पष्ट है कि लोगों को सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति चलती है। बहुत सारे दल ने कौम की राजनीति की, जहां सिर्फ कौम के आधार पे अपीजमेंट पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स, और हमारा सिर्फ प्रयास ये रहा कि एक डेवलपमेंटल प्लान, एक विजन प्लान, जहां मुंबई जैसे शहर में कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, अटल सेतु हो, समृद्धि हाईवे, स्काई इज़ द लिमिट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री लाड़की बहना योजना का भी बहुत योगदान रहा है। 2.5 करोड़ महिलाओं को जो 7,500 डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में मिला है, उससे एक चीज़ स्पष्ट है कि महिला सशक्त हुई है, लेकिन उनको एक विश्वास है तो वो महायुति के नेतृत्व में। 4 ही वोट बैंक्स देखे थे चित्रा जी, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया कि एक होना चाहिए महिला, एक होना चाहिए युवा, एक होना चाहिए किसान, एक होना चाहिए बुजुर्ग। ये चारों लाभार्थी इसको इतने फ़ायदे हुए हैं महायुति के 1.5 साल में कि ये
इन्होंने वोट बैंक के तौर पे ठीक है। आप देखेंगे तो एक स्टाइपेंड फीस और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज युवाओं के लिए, पेंशन सीनियर सिटीजन्स के लिए, एमएसपी और डायरेक्ट ट्रांसफर्स फार्मर्स के लिए, और महिलाओं के लिए तो लाडकी बहना योजना एक हिट था। तो आई थिंक द होल एजेंडा हैज़ बिन अ पॉजिटिव नैरेटिव। हर सुबह आप संजय राउत को सुनो तो एक विवादित बयान, फिर नाना पटोले वापस विवादित बयान। लोग त्रस्त हो गए थे और थक गए थे ये नकारात्मक टॉपिक्स और कॉन्वर्सेशन, माल, बिल्ली, बकरी आइटम, कुत्ता, ये सब चीज़ मुझे लगता है कि डिड नॉट सेंड द ट्रेंड एंड ऑब्वियसली महाविनाश अगाड़ी की विनाश उनकी नैया डूब चुकी है। ठीक है, एसके सुपारीवाला जी से अब मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। सुपारीवाला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले जब लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस का पाखंड जनता समझ गई थी और अब वो भ्रम टूट गया है लोगों के बीच में। क्या है जवाब इस पर? और शाना एनसीजी की ओर से भी जो आरोप लगाए गए हैं कि रोज ही आपके नेता आकर विवादित बयान देते थे, जनता ने नकार दिया उन तमाम बातों को। मैं उनके सवाल का जवाब दूं या उनके सवाल के बाद मैं उनसे सवाल करूं, क्योंकि मेरे भी पास कुछ सवाल है। तो चित्रा जी, आप मुझे राय दीजिए, पहले मैं इनसे सवाल पूछूं या मैं जवाब दे दूं? सर, नेताओं को राय देना पत्रकारों का काम नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। नहीं, मतलब आपको, आपके चैनल पे हूं तो मेरे पास सवाल भी है और जवाब भी है, दोनों है। दोनों दाग लीजिए। ठीक है, पहले मैं उनके सवालों का जवाब दे पहले जवाब दे देता हूँ। शाइना एनसी जी खुद जो है वो पहले बीजेपी से रही, अभी अचानक से टिकट मिली तो शिंदे जी के पास से वो टिकट ली। उनका खुद का तो एक पार्टी का कोई ठिकाना नहीं था। 3 टायर वाली ऑटो रिक्शा में ये चल रहे थे। आज ये 3 टायर वाली ऑटो रिक्शा में पता नहीं कौन सा ऐसा डीजल और पेट्रोल डाले हैं कि जिससे अचानक जो है हारती हुई जगह में जीत कैसे पाई। कुर्सियां खाली थी, रिक्शा खाली चल रही थी, पीछे कोई पब्लिक नहीं बैठी थी, 3 जन मिलके चला रहे थे रिक्शा 3 टायर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब सीटें खाली है, लेकिन वोट के टाइम पर कहां से वोट गिर गए इनको? या तो कुछ बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है, या तो जनता अचानक से इनके फेवर में आ गई ओवरनाइट, या तो फिर चीटिंग हुई है, या तो मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्योंकि जहां तक ग्राउंड रियलिटी का सवाल है तो ये जो आंकड़े इनके आ रहे हैं, हमारे आंकड़े तो 180 के ऊपर हमने सोचे थे, आज ये आंकड़े इनके कैसे आ रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दया पता लगाना पड़ेगा। जो सीआईडी में ये बोलता पता है लगाइए कि इतनी बुरी स्थिति क्यों हो गई शिवसेना उद्धव ठाकरे की। बीजेपी का बाद में पता लगाते रहेगा। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट का कितना बुरा हाल हो गया, जरा उस पर भी नजर डालिए ना। आप बीजेपी पर निशाना साधते रहिएगा, लेकिन पहले खुद में झांक के देखें कि आपकी ये बुरी स्थिति क्यों हुई। आप शाना एनसी पर निशाना साध रहे हैं, पहले अपने अंदर तो झांक कर देखें सर। चित्रा जी, मैं एक सवाल जिसके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर कांच नहीं फेंका करते। अभी तो अपना हाल जानिए। मैं चाहता हूं चित्रा जी, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, बस 2 मिनट। बोलिए 2 मिनट बोलिए। मैं बता दूंगा इनको। मंगलसूत्र का जुमला आप किसने देने बोला था? दीजिए चित्रा जी, मैं जवाब दूं? किसने बोला था? मैं आपके सवाल पहले कर तो लूं, फिर आप जवाब देना। कटेगा तो कटेगा का अभी जुमला चेंज हो गया। चित्रा जी, मैं जवाब दूं? आ रही हूँ शाना जी, एक बार उनकी और बात उसके बाद एक तो ये बात कि मंगलसूत्र ले जाएंगे आपके, वो लेके जाएंगे, भैंस लेके चले जाएंगे। अब अचानक से मुस्लिम वोट भी मिला, कहां से मिल गया? ये ईवीएम का कमाल नहीं तो और क्या है? ये ईवीएम का कमाल है और कुछ नहीं है। इतना खुशियां जो मना रहे हैं हर स्टेट में। ठीक है सर, लोकसभा चुनाव 3 महीने पहले ही संपन्न हुए थे, जब 48 में से 30 सीटें आप लोगों को मिली थी और 17 पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली थी। तब तो ईवीएम खराब नहीं था। सर, ये ईवीएम का रोना कब तक विरोधी दल रोते रहेंगे? खुद के भीतर भी झांक कर देखे ना कि कमी कहां पर रह गई है। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं होती है कि महाराष्ट्र में हम सब ने देखा था, अगर 48 में से जो नरेंद्र मोदी को चुनने का चुनाव था, अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आकर खड़ी हो जाती है, उनका सहयोगी कुल 17 सीटें जीतता है और आप लोग 30 के आसपास पहुंच जाते हैं, तब तो ईवीएम बड़ा सुंदर चमकीला बिल्कुल। और अब अगर विधानसभा में आप हार गए तो ईवीएम का ठीकरा। सर, मुझे लगता है ना कि इससे बचना चाहिए। लेकिन मैं प्रदीप गुप्ता जी आपके पास आते हुए, बार बार विरोधी दलों की ओर से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है जब भी इस तरह की स्थिति होती है। देखिए, बीजेपी भी एक वक्त पर ऐसा कर चुकी है ईवीएम को लेकर सवालों में, तो उस पर नहीं जाते हुए। लेकिन ये महिला वोटर्स, ये कितना बड़ा फैक्टर यहां पर महायुति के लिए साबित हुई है, क्योंकि अजित पवार वो पूरे पिंक कैंपेन को लेकर आगे बढ़े थे। जितनी बार सवाल पूछो, एकनाथ शिंदे की ओर से महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसको लेकर चल रहे थे और मध्य प्रदेश दोहराने की बात कर रहे थे।
और उन तीनों की ही बातें सही साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, हमारे सर्वे में एग्जिट पोल जो रिपोर्ट फाइल की हमने, उसमें भी 50% महिलाएं युति को दे रही थी और 46% पुरुष युति को दे रहे थे, यानी 4 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा दे रहे थे। सर्वे में हमने 48% वोट शेयर कहा था युति का, जो कि 49% आया हुआ है। बिल्कुल 1% का फर्क है, +-2 का मार्जिन होता है। 37% जो हमने गाड़ी को कहा था, उनका 35 आया है। तो 11% का तो हमने ही अनुमान लगाया था और 200 से ज्यादा सीटें आने का अनुमान लगाया था। तो इसमें अब ईवीएम कहां से आ गई, मेरे समझ के बाहर है। और सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान, इंक्लूडिंग पोलिंग बूथ के अंदर, सामने टेबल पे बैठे रहते हैं, सील लगती है, ऊपर से जो ट्रेल आती है वीवीपैट की, वो भी हम जब बटन दबाते हैं, मैंने भी बटन दबाया, मैं बॉम्बे में हूं तो आप सब देख पाते हैं। और झारखंड में ये ईवीएम क्यों काम नहीं करती बीजेपी के फेवर में, वो वहां पर जेएमएम और कांग्रेस के फेवर में क्यों काम करती है, अब इन सब सवालों के जवाब तो अब मैं क्या दूं, सबके सामने है। लेकिन ये उसमें तो बीजेपी के हाथों में, बीजेपी या फिर महायुति या एनडीए के हाथों में ये जो महिला वोटर्स लग गई हैं, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने मध्य प्रदेश में देखी थी, यहां पर महिलाओं ने कमाल कर दिया। चुनाव दर चुनाव ये जो महिला वोटर हैं, वो भारतीय, पहले तो माना जा रहा था एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद है, उनका आकर्षण है, इस वजह से महिलाएं ज्यादातर अपने इसी नेता को फेवर करती हैं। लेकिन अब जो योजनाएं बीजेपी की ओर से, मोदी की ओर से चलाई गई हैं, अब उसका भी पूरा फायदा पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी कार्ड कोई विरोधी दलों के पास नहीं है क्या? क्योंकि 3,000 रुपए देने की बात महाविकास अघाड़ी की ओर से भी की गई, लेकिन वो काम नहीं किया। जब भी कोई वादे या दावे करते हैं तो उसमें विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसको माने या ना माने। और जहां तक सवाल ये है कि जेएमएम भी जो जीत हुई है झारखंड में, वहां भी मैया सम्मान योजना के तहत जीत, तो कार्ड तो है, बट विश्वसनीयता का सवाल आता है। देखिए, वहां पे कोर पे जेएमएम है, कांग्रेस सेकंड पार्टी है, यहाँ पे कोर पे जो है बीजेपी है, बाकी पार्टियां नंबर 1 और 2 पे है, उस 2 और 3 के ऊपर है, चाहे सिद्धे सेना की बात करें या वो करे। तो और जो लाभ ऑलरेडी आपको मिल रहा है, तो फिर वो जो वादे वाली बात होती है तो वो तो दूर की बात होती है ना। और दूसरा ये भी हुआ कि लोकसभा चुनाव में जब आरक्षण की बात करी गई, तो दलित और आदिवासी ये इतने सेंसिटिव है आरक्षण का विषय इस पूरे देश में। आप देखिए कि मणिपुर में भी जो अब हो रहा है, वो केवल और केवल आरक्षण के चलते हो रहा है, मेटी और कुकी के बीच में, कि उनको आदिवासी का दर्जा दे दिया गया। तो पूरे देश में ये जो आरक्षण का विषय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो उस समय जब आरक्षण का विषय था, तो ये सारे के सारे इंक्लूडिंग महिला बड़ी संख्या में महाविकास अघाड़ी के तरफ गए, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी और बंगाल में भी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आदिवासी नहीं है 1% भी, लेकिन दलित बहुत बड़ा वर्ग होता है। अब आप देखिए 9 में से जब 7 सीट दिखते हैं, और खासकर तब जबकि 5 सीटें जो है एसपी के पास मौजूद थी, अभी 10 में से 5, जिसमें एक पे चुनाव नहीं हुआ अभी, तो वो सीटें वापस बीजेपी की तरफ आती हैं। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि वो जो विश्वसनीयता की बात कर रहा था कि आपने क्या कहा और क्या किया, तो आपने आरक्षण की बात करी थी, लेकिन अब आरक्षण का क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब संविधान बदल जाएगा, वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं, क्या पेश करते हैं जनता के सामने, तो उस पर कितना विश्वास करे, वो आपकी विश्वसनीयता और आपके क्रियाकलापों पे निर्भर करता है। तो प्रेम शुक्ला जी, आप लोग जो बदला लेने के लिए बीते 5 सालों से बेताब थे कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सबक सिखाया जाएगा, उनसे सीटें छीन ली जाएगी, पार्टी भी छीन लिया गया, उनका चुनाव चिन्ह भी ले लिया गया, उसमें आज आप लोग पूरी तरह से कामयाब रहे। इसी वजह से बीजेपी के नेताओं में आज कुछ ज्यादा ही जोश देखने को मिल रहा है। देखिए, कोई बदला लेने की बात नहीं है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। श्रीमान उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग करके शिवसेना को सोनिया सेना बनाने पर आमादा थे, जिसका परिणाम हुआ कि असली शिवसेना उनके खिलाफ खड़ी हुई। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को मानने वाले, छत्रपति शिवाजी को मानने वाले, औरंगजेब को मानने वाले पर आमादा उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हुए, और उसके कारण शिवसेना उनके हाथ से गई, शिवसैनिक उनके हाथ से गया, शिवसेना का मतदाता उनके हाथ से गया, और आज उनको दारुण पराभव का सामना करना पड़ा। ये बदला किसी ने नहीं लिया, बल्कि
अपने कर्म का फल उनको भुगतना पड़ रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारधारा से जो उन्होंने दगाबाजी की, उस दगाबाजी के कारण शिव सैनिकों का उन पर से जो विश्वास हटा, छत्रपति शिवाजी में जिनकी श्रद्धा थी, वो औरंगजेब की कब्र पर खड़ा होकर जब फातिया पढ़ने लगे तो कैसे शिव सैनिक उनके साथ खड़ा रहेगा, कैसे शिवसेना का मतदाता उनके साथ खड़ा रहेगा। जिनके बाला साहब ठाकरे की आखिरी सभा मुझे याद है, चित्रा जिसमें मैं उपस्थित था जी। विजयदशमी की 2012 का जो उत्सव था, उसमें बाला साहब ठाकरे ने कहा कि इस देश को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वड्रा, प्रियंका वड्रा, अहमद पटेल नाम के पंचक से बचाना है। और आप श्रीमती सोनिया गांधी के प्रेम में इतने दीवाने हुए कि आपने बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहना बंद कर दिया। आदरणीय मोदी जी ने चुनौती दी कि एक अच्छा वक्तव्य, एक अच्छी पंक्ति बाला साहब के बारे में उद्धव जी कृपा करके राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं से बुलवा के दिखाओ। वो चुनौती नहीं स्वीकार सके। वीर सावरकर के बारे में एक अच्छा शब्द बुलवा के दिखाओ, नहीं बुलवा सके। छत्रपति शिवाजी के बारे में क्या धारणा कांग्रेस की रही है, महाराष्ट्र भली भांति जानता है। स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने 1956 में कहा था कि महाराष्ट्र के लोगों का दिमाग सड़ा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रबोधनकार ठाकरे बारंबार अपने वक्तव्यों में, जो उद्धव ठाकरे के पितामह प्रबोधनकार ठाकरे थे, उनके वक्तव्यों में बार बार उद्धृत करते थे। ठीक है। आप उनके सामने गुलामी करने पर आमादा हो तो क्या परिणाम होगा। ठीक है, मैं जरा एसके सुपारीवाला जी से आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब ले लेती हूँ। एसके सुपारीवाला जी वो कह रहे हैं जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करने का काम आप लोगों की ओर से किया गया। जनता ने जवाब दे दिया। कम से कम झूठ तो ना बोले। कांग्रेस के ही लीडर्स को आपने लिया अपने पास। एनसीपी शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को किसने लिया अपने पास? नवाब मलिक को टिकट किसने दी? और सबसे पहला सवाल, महबूबा मुफ्ती से हाथ किसने मिलाया था? आप अपने हिंदुत्व की बात कर रहे हो। हिंदू हृदय सम्राट ही कहते हैं, हर रैली में, हर मीटिंग में मैं अटेंड किया हूँ। ये झूठ बोलना बंद करो। अब उद्धव साहब ने हमेशा हिंदू हृदय सम्राट ही कहा है। आपके पास कोई है ऐसा सबूत कि उन्होंने नहीं कहा तो मुझे भेजो। मेरे पास सबूत है कि हिंदू हृदय सम्राट कहा है, मैं आपको पेश कर दूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता को अपनी नॉलेज को थोड़ा शार्पन करना चाहिए। इतने बड़े नेता है, इतने बड़े प्रवक्ता है, सोच समझ कर बोले आप। उद्धव बाला साहेब ठाकरे उनके ही सुपुत्र है, अचानक से उनके सिद्धांतों को छोड़ेंगे क्यों? ये सब बोल बोलकर शिंदेगढ़ को डरा कर ले गए। सुपारीवाला जी, चाहे कांग्रेस हो, शरद पवार हो, वो उनकी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के किसी नेता ने उद्धव ठाकरे की बात करते हुए, उनकी नीतियों की बात करते हुए कभी उनकी तारीफ नहीं की, उनका ना नाम लिया, वो उसका जिक्र पीएम ने भी यही बोला है। और एक बात आपसे मैं बताता चलूं, बताता चलता हूं एक बात, इनकी हिस्ट्री में जाओ, थोड़ा इनके मेमोरीज को देखो जाकर। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, कांग्रेस से बाला साहेब ठाकरे इंदिरा गांधी से मिलने गए थे, ठीक है? तो जब जैसा आप लोग जैसे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हो ना, जो एडजस्टमेंट जो शिंदेगढ़ को तोड़ के ले गए, वो तुम अशोक चौहान को ले गए, तुम अजीत पवार को ले गए, तुम महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाए, तो आप करो तो है, हम करें तो पाप। जरा तमीज में रहिए। वाह भाई वाह, तोड़फोड़ किया तो फिर सही बात बोल रहे हैं। जनता ने जवाब किसको दिया है? आप लोग बार बार आरोप लगाते रहे कि बीजेपी ने तोड़फोड़ किया है, ये वो। आपको पता है एसके सुपारीवाला जी, आप मेरा सवाल सुनिए। जनता का फैसला नहीं, गठबंधन में चुनाव लड़ने पर अब तक शिवसेना का ये सबसे बुरा प्रदर्शन है, सबसे ज्यादा खराब उद्धव ठाकरे की पार्टी का, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने। अब क्या बात करें एसके सुपारीवाला जी, प्लीज, मुझे लगता है ना कि इस तरह के भ्रम में जनता को नहीं डालना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोकसभा में जीत जाएं, एकदम शानदार प्रदर्शन करें तो बहुत अच्छा है, ईवीएम, ये क्या बात है सुपारीवाला जी? अपनी नीतियों की चर्चा करनी चाहिए ना यहाँ पर। वोटिंग करेंगे ना, देखते कौन जीतता है। हाँ, बैलेट पेपर पे कीजिए ना। अरे बैलेट पेपर पर देश को कहां से कहां लेकर, बैलेट पेपर पर अब बैलेट ईवीएम से ही चुनाव लड़कर आप सर 48 में से 30 सीटें जीत कर लेकर आए, तब कह दिए होते कि हम 30 सीटें मानने को तैयार नहीं, हमें चाहिए बैलेट पेपर से। प्लीज सुपारीवाला जी, अभी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा 56 सीटों पर जीत हासिल कर रहा है, वो कौन सी बैलेट पेपर से चुनाव लड़के कर रहा है? वहां पर बीजेपी इतना बुरा परफॉर्म कर रही है, कहीं कहीं खेलेंगे ना, वरना लोगों को शक आएगा। वाह क्या बात है, मतलब शानदार। बिल्कुल शाहनैंसी जी, वक्त की कमी है, जल्दी से एक टिप्पणी शाहनैंसी जी। अभी भी विरोधी दल भरोसा करने को तैयार नहीं है कि आप लोग प्रचंड तरीके से जीत गए। चैलेंज करती हूँ,
पहले तो चित्रा जी मैं चैलेंज करती हूँ ये उबाटा सेना को कि एक उदाहरण दे जहां कांग्रेस ने कहा आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, एक जगह पे भी नहीं कहा है। ये इनके विचारधारा को खो बैठे हैं। जो अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक हो या दलित वोट बैंक, कहाँ रही उनकी विचारधारा? सिर्फ सत्ता का मोह माया के लिए कोई भी साथ में आए सत्ता के लिए, उनका पूरा नैरेटिव ये इलेक्शन में यही रहा कि मुख्यमंत्री कौन, गलत शब्दों का इस्तेमाल, सिर्फ नकारात्मक टिप्पणी, इससे इलेक्शन नहीं जीता जाता है। एक विजन प्लान की आवश्यकता है जो जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और अब इस जनादेश का जनहित में किस तरह से इस्तेमाल करेगी पार्टी, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। और विरोधी दलों के पास उस फ्रेम में उस बड़ी तस्वीर की भी कमी है जो नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते चुनावी मैदान में उतरती है, डबल इंजन सरकार की कामयाबी को गिनाती है और फिर इस तरह का जनादेश पाती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगियों पार्टियों ने प्रचंड जनादेश हासिल किया है